जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, हम आपको बता दें कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाएं किसी न किसी नियम का पालन जरूर करती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। वैसे तो रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं, लेकिन आप लोग क्लास 9th में हैं, आपके सिलेबस में केवल 2 नियम हैं। इन 2 ही नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो फर्स्ट नियम है ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसके बाद जो सेकंड नियम है ये है स्थिर अनुपात का नियम। तो इन दोनों नियमों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। हम ऊपर वाला बताने जा रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सन 1789 ईस्वी में 1789 में फ्रांस के एक रसायनज्ञ थे जिनको हम एडोल्फ लेवाइसिए कहते हैं। एडोल्फ लेवाइसिए, अब चूंकि अब उनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वास्तव में वो नाम जो है एडोल्फ लेवाइजियर, देखिए ई है और इसके बाद जो है ये लिखा हुआ है जियर, लेवाइजियर, लेकिन हम लोग नॉर्मली इनको लेवासिए कहा करते हैं। और ये जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक रसायन के पिता कौन है, आधुनिक रसायन के जनक कौन हैं, तो आप लेवासिए को बताएंगे, लेकिन इनका शुद्ध नाम जो था ये एडोल्फ लेवाइजियर था। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें इन्होंने क्या बतलाया। तो हम कहेंगे पहले कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1789 ईस्वी में फ्रांस के रसायनज्ञ एडोल्फ लेवाइजियर ने किया था। इसके अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का नाश हो सकता है। द्रव्यमान को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके लिए एक उदाहरण दिया गया। एक उदाहरण क्या, ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें से हम एक उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये चूने का पत्थर है, इसको चूने का पत्थर कहते हैं, या यही चाक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही चाक होता है, CaCO3। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, तो देखें ये गर्म करने का चिन्ह है। अगर तीर के ऊपर ऐसे डेल्टा लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है CaO। CaO को कहते हैं चूना कली, या जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, जब इसको पानी में डाला जाता है ना,
तो पानी में डालने के बाद ये खौलने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें से उष्मा निकलती है। और उष्मा निकलने के बाद जब ये शांत हो जाता है तब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आप याद रखे रहिएगा, ये बिना बुझा हुआ चूना है। और इसी को देखते हैं, जब पहले दीवार वगैरह पे चूना लगाया जाता था तो कहते थे लोग कि चूनाकली हो रहा है, तो इसी को चूनाकली कहते हैं। ये चूनाकली का सूत्र होता है CaO। अब देखें क्या होता है, फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो देखा जाए, यह पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, और कैल्शियम कार्बोनेट जब ये अभिक्रिया हो गया तो अभिक्रिया के बाद ये दो भागों में पार्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया जब इसको गर्म कर दिया गया। तो अब देखें हम लोग जरा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम जो है, देखें ये कैल्शियम Ca कैल्शियम होता है, और C कार्बन होता है, और फिर O ऑक्सीजन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबका अलग अलग, ये अगर हम लोग देखें, ये कार्बन का जो परमाणु भार है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। आगे चल करके ये सब बहुत हम डिटेल में बताएंगे। 16 होता है, और 16 में 3 से, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इसलिए इससे 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 या 48, और 48 में 12 जब जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। और कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है ये 40 होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो ये है 40 और ये है 12 और 16 तिया हो जाएगा 48। तो अब अगर देखें तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 40 जोड़ देंगे तो ये कुल मिला करके इसका जो वजन है वो 100 ग्राम है। माने हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था यह 100 ग्राम था। अब देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ गर्म करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो क्या इन दोनों का योग भी 100 ग्राम आ रहा है? तो अगर दोनों का योग भी 100 ग्राम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षित है, क्योंकि जब यह एक रूप में था तो इसका द्रव्यमान 100 ग्राम था, और जब यह दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होने के बाद भी इसका द्रव्यमान 100 ग्राम ही है। लेकिन पहले इसको हम देखते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु भार आपको मालूम है 40, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। फिर 40 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। अब यहाँ आ जाइए CO2 पर, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, लेकिन 2 ठे परमाणु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 12 और 16 दूना 32, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का भार रहा 56 और कार्बन डाइऑक्साइड का भार रहा 44। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब यह एक रूप में था तो भी इसका भार 100 ग्राम था, और जब दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया तो भी इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि द्रव्यमान भले एक रूप से दूसरे रूप में विभाजित हो जाए, लेकिन ये कभी जो है द्रव्यमान का कभी नाश नहीं होता है। द्रव्यमान कहीं संरक्षित न, द्रव्यमान का कभी विनाश नहीं होता है। भले द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम है, तो स्थिर अनुपात के नियम को भी हम उदाहरण देकर के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।